आज से गैरसैंण में होगा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। दिवंगत विधायक कैलाश गहतोड़िया और शैला रानी रावत को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने कहा, सत्र में लाए जाएंगे दंगा विरोधी विधेयक समेत कई विधेयक। आज से गैरसैंण में शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र। कांग्रेस ने बनाई देहरादून से लेकर गैरसैंण तक धरना प्रदर्शन की रणनीति। पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण में आज करेंगे मौन उपवास। सदस्यता अभियान को लेकर आज बीजेपी की मीटिंग। उत्तराखंड में पार्टी के सामने 20 लाख सदस्य बनाने का टारगेट। बैठक में राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा रहेंगे मौजूद। देहरादून में आज बंद रहेगा बाजार। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा बाजार। व्यापारी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बंद का किया ऐलान। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गैरसैंण से खबर के साथ, जहां आज से गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 11 बजे गैरसैंण के भराड़ीसैंण में सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम ने कहा कि सत्र में दंगा विरोधी विधेयक आएगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। देहरादून से लेकर गैरसैंण तक धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत आज गैरसैंण में मौन उपवास भी करेंगे। तो आज से गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 11 बजे गैरसैंण के भराड़ीसैंण में सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बता दें, सीएम ने कहा कि सत्र में दंगा विरोधी विधेयक भी आएगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है। देहरादून से लेकर गैरसैंण तक धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत आज गैरसैंण में मौन उपवास भी करेंगे। प्रकृति का जो कह रहे हैं, ये अभी आधा 1 घंटे पहले टूटा है। अब खुल गया है, आगे तो रोड क्लियर है। बाकी इधर का सब रोड क्लियर हो रहा है। हमारे अपने क्षेत्र में मेरी 4 चौवन है। अब वहाँ का क्या है, वहाँ का नहीं बताएंगे। सब जगह मशीन है। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र, मानसून सत्र गैरसैंण में होना है, जिसके लिए पूरा शासन प्रशासन का अमला गैरसैंण में पहुंच रहा है। लेकिन रास्तों की हालत क्या है वो आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर रास्तों की हालत आप देख सकते हैं, जगह जगह पर मलबा आ गया है, जिस कारण बड़ी संख्या में लंबी लंबी कतारों में लाइन लग खड़ी हुई है। और ऐसे में क्योंकि 11 बजे से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन ऐसे में जब पहाड़ी से ये मलबा आएगा और पहाड़ी से इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी, तो कैसे जो राज्य के विधायक यहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारियों तक पहुँचेंगे और कैसे अपनी बात को विधानसभा में उठाएंगे। ऐसे में अभी हाल फिलहाल में जेसीबी की व्यवस्था की गई है। मौके पर जेसीबी पहुंच रही है ताकि मलबा हटाया जा सके और जो गणमान्य है वो विधानसभा में जा सके। हालांकि आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है और पहले दिन का आगाज आज होना है और इसके लिए तैयारियां, हालांकि बताया जा रहा था रूप बदलने और इस तरह की तस्वीरें जब सामने आए तो ऐसे में कैसे तैयारी हुई और कितनी चुनौती रहेगी वो तो आप देख ही सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि लगातार चुनौतियां यहाँ पर बनी हुई हैं। क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों से बोल्डर आ रहे हैं, पहाड़ों से मलबा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए चुनौती जरूर है। IND 24/7 के लिए विशाल। तो आज से गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 11 बजे गैरसैंण के भराड़ीसैंण में सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि सत्र में दंगा विरोधी विधेयक आएगा। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है। देहरादून से लेकर गैरसैंण तक धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत आज गैरसैंण में मौन उपवास करेंगे। तो 11 बजे गैरसैंण के भराड़ीसैंण में सत्र की शुरुआत की जाएगी। पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र में दंगा विरोधी विधेयक भी आएगा। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। विनय, आज से गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि आज से गैरसैंण की अगर बात की जाए तो गैरसैंण में बजे से शुरू हो जाएगा और
इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अब देखा जा सकता है कि तमाम जो विधायकगण, मंत्रीगण जो है वो गैरसैंण पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने भी जो है पूरी तैयारी इस दौरान सरकार को घेरने की यहाँ पर कर ली है। और आज का जिस तरीके से गैरसैंण का पहला दिन है, तो ऐसे में जो यहाँ पर दिवंगत जो विधायक रहे हैं उनको पहले दिन श्रद्धांजलि इस दौरान देने का जो कार्य है वो इस दौरान किया जाएगा। जी विराज, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेर सकता है और ऐसी कौन सी रणनीतियां बनाई गई हैं सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की ओर से? ये बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि विपक्ष जो है लगातार उत्तराखंड सरकार को घेरने के लिए जिस तरीके से तैयारी में जुटा हुआ था, 400 से ज्यादा जिस तरह से प्रश्न इस दौरान सचिवालय विधानसभा को भेजे गए हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज विपक्ष यहाँ पर सरकार को घेरेगा। यहाँ पर बात की जाए तो जो यहाँ पर विपक्ष है, विपक्ष भ्रष्टाचार से लेकर के जो है कानून के मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पर सरकार को घेरने का आज काम करने वाला है। साथ ही साथ देहरादून से लेकर गैरसैंण तक कई जगहों पर आज धरना प्रदर्शन भी जो है इस दौरान करते हुए जो कांग्रेसी है वो नजर आएंगे। साथ ही साथ मौन उपवास जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस दौरान रखने वाले हैं। जी वही अगर विधेयकों की बात की जाए तो सीएम का कहना है कि दंगा विरोधी विधेयक भी आएगा और इसके अलावा और क्या आ सकता है इस सत्र में? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से विधेयक की बात की जाए या फिर जो कानून व्यवस्थाओं की यहाँ पर बात करें, तो जो दंगा विरोधी कानून है इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं, और जो विधेयक की यहाँ पर बात की जाए तो जो विधेयक आना है दंगा विरोधी, इसको लेकर के सरकार जो है उसको तैयार करने की जो है रणनीति यहाँ पर जिस तरीके से बना रही है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी कानून की अगर बात की जाए तो यूसीसी कानून जिस तरीके से यहाँ पर लागू करने के लिए आगे की रणनीति तय की है। साथ ही साथ जिस तरह से और भी यहाँ पर कानून बनाए गए हैं, नकल विरोधी कानून हो या धर्मांतरण कानून हो, उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार कार्य करते हुए नजर आए हैं। तो अब दंगा यहाँ पर विरोधी कानून की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के जो है यहाँ पर जो गैरसैंण है इसमें चर्चा की जाएगी। तो गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और सत्र भी काफी हंगामेदार होने के आसार है। फिर जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पुत्र ने अपनी मां की हत्या नशे को लेकर कर दी है। नशेड़ी बेटे ने मां से स्मैक के लिए पैसे मांगे थे और पैसे देने से मना करने पर मां के सिर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। मां की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली है कि धनपुरा में एक महिला की हत्या करी गई है। महिला की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची है तो परिजनों द्वारा बताया गया कि जो महिला का छोटा पुत्र है जो कि नशे का आदी है, उसके द्वारा ही महिला की मृत्यु कारित की गई है। हम लोगों ने मौके पर एफएसएल टीम बुला ली है तथा सारे ही जो भी हमारी एविडेंस लिफ्टिंग है उसकी प्रक्रिया चली गई है। बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दी तथा जो अभियुक्त है उसकी हम लोगों ने तलाश के लिए टीमें गठित की। लगभग सुबह 11 बजे हमें सूचना मिली है तो 10 से 11 के बीच है। अभी तो उसकी हमने टीमें गठित कर दी और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसमें जो भी इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी। हरिद्वार कॉरिडोर योजना को लेकर मुख्य महिला नियंत्रण कक्ष में हरिद्वार कॉरिडोर योजना के सलाहकार समिति की बैठक हुई। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम पवार और एसडीएम अजय वीर सिंह और सलाहकार सुनीत गुप्ता की उपस्थिति में व्यापारियों ने साफ कहा कि व्यापारियों से उत्पीड़न और तोड़फोड़ किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा और अगर ऐसा किया गया तो व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ने के लिए विवश होगा। बैठक में किए जाने वाले सर्वे को व्यापारियों की जानकारी में लाकर किए जाने को लेकर सहमति बनी है और स्पष्ट किया गया कि हरिद्वार में अभी कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है। हरिद्वार कॉरिडोर का कोई भी काम अभी नहीं किया जा रहा है। हरिद्वार के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वे का कार्य हो रहा है। व्यापारियों को ये कंफ्यूजन है कि हम सरकार दुकानों को तोड़ने की योजना बना रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई निर्देश नहीं है। अभी ये केवल सर्वे हो रहा है। सर्वे में इस चीज का जो है आकलन होगा कि कहाँ किन चीज विकास कार्यों की आवश्यकता है।
कहाँ सड़क पे जो है फुटपाथ बनना है, कहाँ सड़क पर जो है लाइट्स लगनी है, घाटों का सौंदर्यीकरण किस तरीके से होना है, या और अन्य विकास के कार्यों ने अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है, ना ही हमने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि किस जगह पर दुकानों को तोड़ना है या किसी मकान को तोड़ना है। ऐसी कोई योजना अभी तक हमने नहीं बनाई। हमारा जो डाउट था सर्वे को लेकर, जो डाउट था वो क्लियर हो गया, लेकिन हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर योजना में अगर तोड़फोड़ हुई तो हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि आज की मीटिंग में ज्ञात हुआ है कि तोड़फोड़ नहीं, केवल सौंदर्यीकरण होगा, हम इसका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन एक भ्रम की जो स्थिति फैलाई जा रही है कि गंगा जी के पार जो खाली लैंड है वहां कॉरिडोर बने, मैं बहुत स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, वो मेला लैंड है। मेला लैंड सिंचाई विभाग के, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन है। लिहाजा ये जो गुमराह किया जा रहा है हरिद्वार की जनता को कि खाली पड़ी भूमि के ऊपर कॉरिडोर की योजना बनाई जाए, वो मिथ्यक है। क्योंकि हरिद्वार में अगर कॉरिडोर की योजना बनी तो शहर के अंदर बनेगी, ना कि शहर के बाहर बनेगी, जहाँ पे मेले, लक्की मेले, अर्धकुंभ मेले, कुंभ मेले भरे जाते हैं, वहाँ ये मेला नहीं, वहाँ कॉरिडोर नहीं बनेगा। लेकिन ये केवल हरिद्वार के लोगों को, व्यापारी को भ्रमित किया जा रहा है। कॉरिडोर की योजना अगर बनेगी और डीपीआर बनेगी तो हरिद्वार में शहर के अंदर बनेगी, गंगा के घाटों के किनारे बनेगी। अगर उसमें तोड़फोड़ हुई तो किसी भी कीमत पर हरिद्वार का व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा। हरिद्वार के एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो कॉरिडोर का जो कार्य चल रहा है, उसका सर्वे का कार्य चल रहा है आजकल। उसको लेके व्यापारी समाज के बहुत सारे लोगों को बहुत सारे संशय थे, डाउट्स थे, उनके कुछ सुझाव थे, तो उनको सुना गया, समझा गया, उनके संशय को दूर भी करा गया है। ये क्लियर करा गया है कि यहाँ पे जो सर्वे का कार्य चल रहा है उसके द्वारा जो तरह तरह के इनपुट्स हैं वो लिए जा रहे हैं। उसी के बाद यहाँ पे प्लानिंग होगी, उसमें सबको दोबारा कंसल्ट करा जाएगा, तो उसी के द्वारा हमारे यहाँ पे सबसे बातचीत करी जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड दुनिया भर में अपनी धार्मिक संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। यहाँ के त्योहारों या मेले इनकी अलग पहचान और उनके पीछे कोई न कोई संदेश होता है। हम आपको एक ऐसे ही मेले के बारे में बताने जा रहे हैं और इसी पर देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का सीमांत जनपद उत्तरकाशी अपनी लोक कला, वेशभूषा, तीज त्योहारों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहचाना जाता है। यहाँ के त्योहारों की भी एक अलग ही पहचान है। यहाँ का ऐसा ही एक त्योहार है दूध गड्ढू मेला। गमरी और धनारी पट्टी के ग्रामीण 10 किलोमीटर पैदल जाकर बेड़थात नामक जगह में नेर थुनेर के जंगलों के बीच जाकर यह त्योहार मनाते हैं। ग्रामीण अपने घरों से दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, चावल, फूल और फल लेकर इस स्थान पर जाकर अपने परिवार, खेती और पशुओं की खुशहाली के लिए अपने आराध्य देव नागराज और हर देवता से कामना करते हैं। लोगों का मानना है कि इस पूजा से उनकी फसल अच्छी आती है और दूध देने वाले जानवर भी स्वस्थ होते हैं। ये देखो, ये हमारा जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनका आराध्य देव है नागराजा, और वो क्षेत्र की खुशहाली के लिए और आम जनमानस की खुशहाली के लिए यहाँ पर साल भर में इस संक्रांति के दिन अपने घर से सारे लोग दूध दही ला करके यहाँ पर दूध गाड़ू का त्यौहार मनाते हैं, ताकि पूरा क्षेत्र खुश रहे। हमारे जो धन है, चैन है, जो भी हमारे क्षेत्र की खुशहाली है, वो अपने आप में खुश रहे। नागराजा देवता का मंदिर है, और ये मेरे बगल में जो ये होण देवता का मंदिर है। ये मंदिर हमारे पूर्वजों के ज़माने से चल के आ रहे हैं, और यहाँ पे ये दूध गाड़ू नाम से जो है आज इस संक्रांत के दिन, जिस दिन श्रावण ख़त्म होता है और भाद्रपद शुरू होता है, तो ये संक्रांत के दिन जो है इस दिन यहाँ ये मनाया जाता है। पहले लोग यहाँ भैंस लाते थे, फिर छानियों में रहते थे, तो इससे 3 दिन पहले भैंस को पिलाना, और या 3 टाइम का या 5 टाइम का दूध जो है उसको, उसमें किसी ने नहीं छेड़ना। अपने आप के लिए, चाय के लिए भी बगल से दूसरों से मांग के लाते थे, तब जाके उसकी मट्ठा लगानी, उसका जो मक्खन निकले, जो उस दिन की दही हो अलग की, उस दिन का फिर जो दूध हो वो यहाँ चढ़ाया जाता था। इस त्योहार का स्थानीय लोग साल भर इंतजार करते हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि इस प्राचीन मेले को आगे बढ़ाने के लिए सरकार मदद करे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संस्कृति जिंदा रहे। उत्तराखंड आने वाले पर्यटक भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति के दर्शन कराने वाले इस तरह के आयोजनों को सरकारी संरक्षण मिले। समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये धनारी पट्टी और गमरी पट्टी के, जो अपनी पौराणिक संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये वाटर फेस्टिवल उत्सव, जो गढ़वाली में हम दूध गाड़ू के नाम से ये प्रसिद्ध था, आज इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए इसको हमने वाटर फेस्टिवल का नाम दिया है। और ये जो फेस्टिवल है वो एकदम नेचर और पर्यावरण से संबंधित है। कोई भी इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती है। सारे गांव के लोग अपने दूध और मक्खन लेके वहाँ पे कृष्ण भगवान को चढ़ाते और होली मनाते हैं, ताकि हमारी
संपूर्ण ये जो गांव की संस्कृति है वो जीवित रहे। गांव की वही पौराणिक परंपरा, वही रीति रिवाज, सब कुछ अभी भी यहाँ जीवित है, उसी पूर्ण रूप से जीवित है, ये हमें देखने को मिला। तो मुकेश जी ने हमें यहाँ बुलाया था। ये मिल्क फेस्टिवल, दुधगाड़ू फेस्टिवल के नाम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है संक्रांति के दिन। तो यहाँ पे जो भी यहाँ के देवता होते हैं उन्हें धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे दूध और दही और काफ़ी सारी चीज़ें और चढ़ाई जाती हैं। तो उसी का एक्सपीरियंस लेने बकरी छाप एग्रो टूरिज्म की टीम यहाँ पे आई हुई थी और हम यहाँ पे फ्यूचर में ये भी सोच रहे हैं कि कैसे इस जगह को एज अ टूरिज्म हम कैसे प्रमोट करें, क्योंकि ये एक ऐसी धरातल है जहाँ पे जो चीज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। उत्तराखंड यूं ही देवभूमि नहीं माना जाता। यहाँ की कड़कड़ में धर्म और अध्यात्म रचा बसा है। तिथि त्योहार हो या मेले, सब में इसी के दर्शन होते हैं। दूध गड्ढू मेला भी धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाए रखने की सांस्कृतिक परंपरा का एक अंग है। जरूरत है ऐसी परंपराओं को आगे बढ़ाने की। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कार्यालय से रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में कई विकास योजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें, पहले सीएम धामी को रुद्रप्रयाग पहुंचकर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते सीएम धामी ने देहरादून स्थित सीएम कार्यालय से वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े और जनता को संबोधित भी किया। आप सबको पता है कि आज हमारी बहनें, विशेषकर राखी के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार सशक्तिकरण योजना पिछले दिनों चलाई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उत्सव बहना भी चलाई है और इनके पीछे हेतु है कि हमारी जो बहनें अपने घरों में एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं और अपने रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, स्वरोजगार देने का काम कर रही हैं और एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं। चाहे जिस क्षेत्र में देखिए, आज हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद, आज उसकी मांग पूरे देश के अंदर और विश्व के कोनों पर भी होने लगी है। हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसका उद्घाटन कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके कारण से आज पूरे देश के और दुनिया के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए मिलेट्स हैं, हमारे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हमारे खाने के सामान, हमारी बहनें जो प्रसाद बनाती हैं या अन्य प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सबको आज मान्यता मिल रही है और हमारा भी ये प्रयास है कि सरकार इन सबको एक अच्छा विपणन का केंद्र दे। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है और इस योजना के माध्यम से हमारी बहनों के उत्पाद देश दुनिया में जाएंगे। और आज एक जनपद दो उत्पाद योजना से भी स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की मातृशक्ति को हर जगह पर स्थान मिले, उसके लिए हमने सरकारी नौकरियों में भी 30% का क्षैतिज आरक्षण का विधेयक लाकर इसका प्रावधान कर दिया है। अब हर क्षेत्र में हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को स्थान मिलेगा। और 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा से हमने राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज आरक्षण, जो 10% आरक्षण था, वो आरक्षण भी पारित कर दिया था, उस विधेयक को पारित कर दिया था और माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी 2 दिन पहले उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब विधिवत रूप से हमारे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को यह आरक्षण मिलने लगेगा। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा था कि आज मैं जब आप सबके बीच में आ रहा था सवेरे, आज 3 हमारे राज्य से जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, जिन हमारे खिलाड़ियों ने, सूरज पवार, अंकिता ध्यानी और परमजीत, तीनों लोगों से मैंने आज भेंट करी। पहले लक्ष्य से 1-2 दिन पहले यहां मिलकर गए थे और हमारे छोटे राज्य से भी 4 लोगों का ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना बहुत हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हमने नई खेल नीति हम लाए हैं, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना, उसमें उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
का प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपये प्रतिवर्ष खेल उपकरण खरीदने के लिए भी ये राशि दी जाएगी। पर्यटन के साथ साथ संस्कृति का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। हम केदारखंड के सभी मंदिरों का विकास कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होम स्टे योजना बहुत महत्वपूर्ण है और होम स्टे योजना को बढ़ाने का काम हमारी सरकार लगातार रूरल इंक्यूबेटर के माध्यम से भी कर। बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि सदस्यता अभियान के तहत लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिससे संगठन और भी मजबूत हो। और इसी के तहत कल कार्यक्रम के प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में बड़े स्तर पर नए सदस्यों को जोड़ने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें नए सदस्यों को जोड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ उनको मिलाया जाता है और ये एक प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय लेवल से लेकर के और बूथ स्तर तक नए सदस्यों बनाने का काम होता है, जिससे कि हमारा संगठन भी मजबूत हो। और इसी प्रक्रिया के तहत कल हमारी एक बैठक है। हमारे जो इस कार्यक्रम के प्रभारी है वो हमारी बैठक लेंगे और तमाम आने वाले समय में हम किस तरीके से नए सदस्यों को बना सकते हैं, किस तरीके से सदस्यता अभियान को चला सकते हैं, इसको और एक बड़ा प्रारूप बड़े स्तर पे चलाने का हमारे कार्यकर्ता और तमाम हमारे नेतागण करेंगे। तो उसी को लेकर के कल विचार और मंथन हमारा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद हत्या से उत्तराखंड के डॉक्टर, महिला डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ में भी आक्रोश है। बहादुराबाद के सैकड़ों डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, पैरामेडिकल और नर्सिंग से जुड़े सैकड़ों डॉक्टर्स ने आक्रोश रैली निकालते हुए कोलकाता की घटना पर रोष जताया और कहा कि महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में महिलाओं के साथ कोई इस तरह की घटना ना हो सके। एक बहुत बड़ी घटना हुई है अभी, जिसमें एक लेडी डॉक्टर का रेप एंड उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। तो ये एक बहुत ज़्यादा शेमफुल इवेंट हुआ है हमारे देश में। हम इसके खिलाफ हमने आज एक पीसफुल एक रोड मार्च निकाली है और हमारा जो एम है वो यही बताना है कि ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हो सकता है, कोई भी हो सकता है कल को। तो अगर हम अपनी जनता को इसके लिए अवेयर ही नहीं करेंगे कि आपको अपने घर में चुपचाप अब नहीं बैठना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि सबको ये बताना है कि ये चीज़ अब आज के बाद फिर ना हो। यही हमारा एम है, मेनली प्रोटेस्ट करना। पश्चिम बंगाल में आपको ज्ञात होगा, पूरे देश को ज्ञात है कि एक जो वहाँ की रेजिडेंट थी, वो अकेले अपने एक सेमिनार रूम के कमरे में आराम कर रही थी। 36 घंटे ड्यूटी के बाद वहाँ उसका बलात्कार हुआ, शायद गैंगरेप हुआ, उसका मर्डर हो गया और उसको दबाने की कोशिश की गई कॉलेज प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, सब लोगों के द्वारा। इसलिए ये ज़रूरी है कि पूरा देश इस बात पर जागरूक हो, क्योंकि निर्भया कांड हुआ था, कुछ दिनों तक चला, फिर क्या न्याय हुआ किसी को नहीं पता। ऐसे कांड हर जगह होते रहते हैं, बच्चियाँ उसकी शिकार बनती हैं, महिलाएँ उसकी शिकार बनती हैं। तो हम लोग जागृति पैदा करना चाहते हैं। कोलकाता में जो एक डॉक्टर के साथ इतना संगीन अपराध हुआ है, तो हम बेटियां कहाँ पे सेफ हैं? सरकार हमारी कहती है बेटी बचाओ बेटी बनाओ पढ़ाओ अभियान चलाती है। आज की डेट में हम अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने में बड़े अनसेफ फील करते हैं। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें इस अभियान को ही बंद कर देना चाहिए। जब हमारी बेटियां अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं हैं और घर के बाहर ही सेफ नहीं है, तो हम अपनी बेटी को घर से बाहर क्यों निकालें? मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो भी अपराध आज तक हुए हैं उनको यहीं के रोक दिया जाए, ताकि आगे कोई भी इस अपराध को करने से पहले 1000 वर्ष। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।